दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जय भीम जय भारत में बुधाए। मैं निखिल सबलानिया आज फिर से एक विशेष कार्यक्रम आपके पास लेकर आया हूँ। इस विशेष कार्यक्रम के अंदर मैंने बहुत से लोगों को इनवाइट किया है। तो जैसे जैसे वो लोग आते जाएंगे उनको मैं इस कार्यक्रम में शामिल करता जाऊंगा। दोस्तों इससे पहले अभी एक और कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था जो कि माननीय गुरदीप सिंह जी पटियाला से हैं, उनके साथ। इसमें काफी महत्वपूर्ण कृषि और भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर मैंने उनके विचार लिए और अपने रखे। वो आप जाकर जरूर देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उसके अंदर मैंने विचार, कई कई ऐसे विचार बताए हैं जो कि आपको समझना चाहिए। ये वाला जो कार्यक्रम है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। आज हम लोग जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, उस मोड़ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या जाने वाली है। पूरी शहरी अर्थव्यवस्था को जो चीज थामे हुए है, जो चीज पूरी शहरी अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, वो है किसानी, खेती। हमारे देश में रोज लगभग 3,000 लोग खेती छोड़ रहे हैं। आपने देखा है कि खेती छोड़ छोड़ के लोग अपनी जमीनें बेच बेच के बाहर गए और वापस उनको कैसे बेड़ियों में भेज दिया गया। तो हमारी खेती आखिरकार मुनाफे वाली क्यों नहीं है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा जो बहुत बड़ा प्रश्न है वह यह है कि ये जो अब एक अर्थव्यवस्था के हमने दो पड़ाव देखे। पहला हुआ मशीनीकरण हुआ, फिर हुआ कंप्यूटरीकरण हुआ। तो मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण का प्रभाव ये हुआ, देखिए इससे हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। ये बात गलत है कि भारत में सिर्फ कम उम्र में करने से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन समस्या ये है कि कम उम्र में करने से जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और क्यों कम उम्र में कर रहे हैं। कम उम्र में तो पहले भी करते थे, मशीनों के आने से पहले भी करते थे। तो क्या केवल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने से जनसंख्या बढ़ रही है? लेकिन हम तो ये देखते हैं कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची है। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्र था, तो ग्रामीण क्षेत्र में केवल किसानी या पशुपालन नहीं होता था, उसके साथ साथ हस्त निर्माण होता था। तो वो जो जनसंख्या बढ़ती थी वो सारी वहीं पर उन्हीं कामों में लग जाती थी और उन कामों से संतुष्ट थी। वो उनका जीवन था। तो एक जीवन शैली के ऊपर एक और जीवन शैली लाद दी गई। और वो जीवन शैली क्या हुई? वो जीवन शैली हुई शहरीकरण की जीवन शैली। कि भैया अब आप शहर का रेडियो, टीवी, मोटरसाइकिल, साइकिल इस्तेमाल करो। तो पहले तो ये तकनीकी चीजें आई, शहर की आप खिलौने लो। और फिर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र था, उसको तहस नहस करके ये शहरी औद्योगिक जो क्षेत्र है इसको विकसित किया गया। तो वहां पर जो उनके हस्त निर्मित काम थे वो तो एकदम खत्म हो गए। और वो फिर जो अब जिस हिसाब से उनके सिस्टम चल रहे थे कि भैया हम शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे और इतने करेंगे, और उनके उतने जो है वहां पर लग जाते थे। अब वो आने लग गए शहरों में, और फिर उनको जो शहरों के सामान के चस्के लगने लगे, या फिर कुछ ऐसे सामान थे जो कि उनकी जरूरत बना दिए गए। धीरे धीरे करके अब जो शहर में एक जो चीज आई वो आई धन, पैसा। और उस पैसे से जो सबसे प्रॉब्लम ये आई कि उस पैसे से आप जमीन खरीद सकते थे। ये जो पैसे के से जमीन खरीदने का जो सिस्टम आया, इससे क्या हुआ? लोग अपनी जमीनें बेच बेच के पैसे के लिए और शहरीकरण के लिए शहरों में जाना शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ? एक जनसंख्या जो वहां पे गांव की बढ़ रही थी वो तो अपने हिसाब से वैसे चलती रही, और जो वहां से निकल के लोग शहरों में आए, अब शहरों में क्योंकि उनके पास धन सुलभ हो गया, तो वो जो पैटर्न था जनसंख्या बढ़ाने का, वो जनसंख्या बढ़ने का पैटर्न वहां पे जारी रहा। दूसरा ये कि जब आपने एक सिस्टम हटाया, जैसे मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, कि मान लीजिए कोई छोटी सी चीज थी, मतलब कोई चीज को चार लोग मिलके बनाते थे, घर में वो कारखाना लगाते थे। अब उस चीज के रॉ मटेरियल से लेकर, कच्चे माल से लेकर निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री, वो पूरा सिस्टम जो है ना आपने दे दिया। किसको दे दिया? आपने दे दिया शहर को, कि भैया शहर में ये सारे काम करो।
तो अब उसको संभालने के लिए भी आपको लोग चाहिए। तो एक जनसंख्या वहां पर बड़ी बड़ी, तो जब वहां पे जनसंख्या शहरीकरण के कारण इस तरह से, क्योंकि इसको आप उदाहरण के रूप से समझिए कि मान लीजिए एक छोटी सी चीज है। मान लीजिए कि जैसे कि दूध है, जो मैं उदाहरण देता हूँ। तो दूध जो आपको अपने पशु से मिलता था, उसके लिए अब आप दूध का कारखाना लगाओगे पैस्चराइज करने का, उसकी पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक या कांच का कारखाना लगाओगे, उनकी सप्लाई करने के लिए गाड़ियां को निर्माण करोगे, वो गाड़ियों के लिए आप स्टाफ रखोगे, कारखानों उन फैक्ट्रियों के लिए स्टाफ रखोगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनको बेचने के लिए दुकानों पर जाएगा, वहां लोग बैठेंगे। तो जनसंख्या बढ़ी ना, आपने जनसंख्या किसके थ्रू बढ़वाई? तो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र के थ्रू नहीं बढ़ी, जनसंख्या जो बढ़ी है वो बढ़ी है शहरी क्षेत्र के कारण। ये बात लोगों को समझ नहीं आती और लोग जो है ना वो खाली ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अब जो हमारे सामने जो तीसरी जो चुनौती आ रही है, वो चुनौती ये आ रही है, और वो चुनौती है ऑटोमेशन के बाद, कंप्यूटराइजेशन के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मतलब जो बुद्धि है इंसानों में, इंसान हाथ पर चलते हैं, वो सारी बुद्धि जो है मशीनों को, रोबोट्स को दी जाएगी। और वो काम शुरू हो गया है। मतलब वो, आप छोटा सा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास पहले कॉल सेंटर के फोन आते, लेकिन अब वो फोन नहीं आते, अब मशीन बोलती है। आपके पास कोई व्यक्ति अ, जैसे मान लीजिए कि आप मतलब जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, ये असल में लागू होता जा रहा है। आप देखिए, जैसे आप नेट पे सर्च करेंगे, मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए, आपने गूगल से गए, आपने खरीद लिया या ढूंढा, तो आपको गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह उसी सामान की प्रचार आपको होता हुआ नजर आएगा। तो इसका कारण क्या है? ये ऑटोमेशन हो चुका है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्रिएट हो चुकी है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बन गई है। तो अब आप जो भी खरीद रहे हैं, आप जो भी सामान ले रहे हैं डिजिटल माध्यम के थ्रू, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जिस दुकान पर जा रहे हैं, हर वो इंफॉर्मेशन आपकी उन कंपनियों के हाथों में जा रही है। ऑटोमेशन हो रहा है, रॉबोट्स आ रहे हैं। तो हर तरह की जो नौकरियां हैं, अब तक जो इंसान काम करते थे, वो सारे काम जा रहे हैं रॉबोट्स के ऊपर और मशीनों पर। तो ये जो अब तीसरा जो बदलाव अर्थव्यवस्था का भारत यानी पूरी दुनिया में आने वाला है, ये इतना घातक बदलाव है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले दो बदलाव भी बहुत घातक रहे, लेकिन हम उन्हें केवल विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान को महिमा मंडित करके हमने उनके जो घातक परिणाम है उनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। डिजिटल के घातक परिणाम के ऊपर ध्यान ही दिया। लेकिन अब हमारे पास समय है, अब हमारे पास एक साधन है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप तक लेके आ रहा हूँ, कि हमें अब इनके जो दुष्परिणाम है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इन दुष्परिणामों की तरफ बात करते हैं। मीटिंग में तो अभी तक तो कोई आया नहीं, क्योंकि हर कोई व्यस्त होता है अपने कामों में। अब इन दुष्परिणामों का जो, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दुष्परिणामों पे बना चुका हूँ। ठीक है। लेकिन अब आप उनको देखिए और सोचिए, जरा इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया को जहाँ पर हर काम रॉबोट कर रहे होंगे, कारें कर रही होंगी, अपने आप कारें चल रही होंगी, मशीनें अपने आप काम कर रही होगी, ड्रोन्स होंगे। जो आज बहुत सारे लोग पोर्टल में, स्विगी जोमेटो में काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं होंगे, उनकी जगह पे ड्रोन्स आएंगे या अपने आप चलने वाली गाड़ियां आएंगी। आप इमेजिन करिए कि आज कहीं रेस्टोरेंट में खाना बनता है, इंसान बनाता है, वहां पर जो उनके हाथों के काम है वो सारे रॉबोट्स या मशीनें कर रही होंगी। कई मशीनें हम देखते हैं कि कई जो धार्मिक संस्थान हैं, जहाँ पर पहले लोग सेवा बैठ के देते थे, रोटियां बेलते थे, वहां तो इन्होंने पहले से मशीनें लगा दी है। तो बल के अंदर तो हर जगह मशीनों से काम कर रहे हैं, रॉबोट की आर्म्स लगा दी है। इंसानों को धीरे धीरे हर उस क्रिया से बाहर किया जा रहा है जो कभी इंसान किया करता था। अब आप सोचिए कि ड्राइवर की नौकरी, ट्रक ड्राइवर की कितनी, बस ड्राइवर की कितनी सारी नौकरियां थी, ये सारी नौकरियां चली जाएंगी।
अब आप सोचिए कि टीचर, दो जगहों का तो पता लगा मुझे, एक तमिलनाडु में और एक आसाम में, इन्होंने रॉबोट वाली टीचर खड़ी कर दी। टीचिंग कितना बड़ा स्टाफ है, वो सारा स्टाफ लगभग लगभग वो क्या होगा कि एक सुपरवाइजर आ जाएगा। जैसे एक स्कूल है तो उसमें दो सुपरवाइजर टीचर आ जाएंगे, अगर आज उसमें 15 या 30 टीचर काम करते हैं तो। अब आप इसके ऊपर सोचिए कि हमारे पेट्रोल पंप में लगभग 17-18 हजार रुपये तो सैलरी मिलती है। अब वो 17-18 हजार सैलरी वाले जो एम्प्लॉय अपना परिवार पाल रहे हैं, वो भी अपना परिवार नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि वहां पर सब ऑटोमेटिक मशीनें लग जाएंगी, तो लाखों लोग वहां से बेरोजगार होंगे। अब आप सोचिए कि बैंकिंग का जो सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। मेरे हिसाब से तो बेकार का सेक्टर था, क्योंकि ये सारा पूंजीवाद को फैलाने वाला था, और खत्म हो रहा है, बैंक खत्म हो रहा है, अच्छा है। लेकिन फिर भी रोजगार तो होता है ना। आप अगर उनको खत्म कर रहे हो, मेरे को अच्छा लगता है कि अगर बैंक खत्म हो जाए, पर उसके साथ आपको पूंजीवाद भी खत्म करना होगा, और मैं तो वह भी चाहूंगा। दूसरा, वो लोग जो वहां से हटेंगे, उनके लिए आपके पास क्या कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था है जहां पर वे लोग जाके काम कर सके? लेकिन अब जो एआई सिस्टम है, उसमें वो व्यवस्था उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। न केवल वो व्यवस्था कि वो बैंकिंग से जुड़े किसी काम में लग जाएं, बल्कि वो व्यवस्था भी नहीं होगी कि वो किसी और काम में जाकर जो है वो काम कर लें। तो जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है, वो खत्म हो जाएगा। मेट्रोस के अंदर टिकट्स आप देखते हैं कि अब ऑटोमेटिक मशीनें लग गई हैं, वो मशीनें आपको दे देती हैं, और धीरे धीरे वो स्टाफ भी कम हो रहा है। मेट्रोस का चलना भी स्टाफ, तो जितना भी औद्योगिक और क्षेत्र है ना, प्रौद्योगिक क्षेत्र, यहाँ से सारा स्टाफ जो है ना वो लगभग लगभग हट जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके दुष्परिणाम आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जितनी भी मशीनें हैं ना, इनमें ये हमारे पे बर्डन और खर्चा बहुत ज्यादा डालने वाले हैं। कैसे? सबसे नंबर एक, ये सब बिजली के ऊपर आधारित है, और इनके लिए जो चलाने के लिए जो इनके अंदर, जो इनको बनाने में जो चीजें लगती है, उसके अंदर जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उसके लिए उन खनिजों को ढूंढने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और वो प्रदूषण भी करते हैं। चीन ने, हालांकि चीन चीन के पास तो हर चीज है, फिर भी चीन ने कई अपने जो खनिज ढूंढने के कार्यक्रम है वो बंद कर दिए। वो सोच रहा है कि मैं बाहर से खनिज लूंगा, क्योंकि उसके वहां पे प्रदूषण बहुत हो रहा है उससे। ये बात जो है ना, ये जो दुष्परिणाम है, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि इनके अंदर जो बनने वाले लग चीजें हैं, उनमें जो खनिज लगते हैं, उससे हमारा प्रदूषण बहुत बढ़ेगा। दूसरा, उससे और अर्थव्यवस्था पे बर्डन पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर एक नई लेबर का निर्माण, जनसंख्या की और वृद्धि होगी, उनके और खर्चे होंगे, वो भी जो है ना हमें हमें ही झेलने पड़ेंगे। तो महंगाई उससे बढ़ेगी, कोई कम नहीं होगी उससे। फिर हम आते हैं कि भैया, अब इनमें जो बिजली की खपत होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान भी जो कार्बन विसर्जित करता है एक दिन में, वो भी धरती पर बोझ इकट्ठा करती है कार्बन का, एक दिन का। और जीवन में कितने इंसान हैं? आज 800 करोड़ से ज्यादा इंसान हैं, तो कितना वो कार्बन रोज छोड़ते हैं? पशु तो हमने छोड़े नहीं, इंसान कार्बन इतना छोड़ रहा है, वो बोझ धरती पे प्रदूषण करता है। और फिर उसके बाद ये जो मशीनें हैं, जो ये हीट जनरेट होगी इनकी, क्योंकि मशीन है, अल्टीमेटली तो मशीन है। आज अब कंप्यूटर है, मोबाइल है, देखिए थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं। एक कंप्यूटर, एक मोबाइल भी कितनी हीट छोड़ता है, तो वो हीट तो कम नहीं हो पाएगी। क्या उसको कम करने के लिए मशीन थोड़ी ना लगाई जाएंगी? तो वो जो तापमान बढ़ाएगी पृथ्वी का, जिससे हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, वो फिर जो जल प्रलय की बात कही जाती है, वो जल प्रलय भी आ सकती है। ये जो दुष्परिणाम इस नई तकनीक के होने वाले हैं, इससे वो लोग हमें अवगत नहीं कराते जो कि इसके मुख्य मुख्य पात्र हैं, जो कि इसको प्रमोट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति और पूंजीपतियों के द्वारा चलाई गई सरकारें, और बहुत सारे उनके एजेंट होते हैं। जैसे आजकल एआई एजेंट बन रहे हैं लोग। पीछे ये बिटकॉइन का चला था, मैं बिटकॉइन पे भी आता हूँ। वो भी इसी अर्थव्यवस्था का, नई बदलती अर्थव्यवस्था व्यवस्था का हिस्सा है, जो देश के लिए खतरा है। इस पर एक वीडियो बनाकर
हमने अपने चैनल पर डाला है, वो स्पेशल वीडियो आप उसको देखिए। अब हम आते हैं, चलिए हम बिटकॉइन पर और ये जो क्रिप्टो आ रही है इसी पे आ जाते हैं कि ये भी क्यों लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम अमेरिका या चीन जैसे कुछ देश अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, एआई से जो नया सिस्टम आएगा। लेकिन इनको ये प्रॉब्लम है कि कल को मान लीजिए कि सरकारों ने इनको कह दिया भाई आप जो है ना वो हमारे करेंसी, मतलब सरकार ने कह दिया भाई आप हमारे देश में जो है ना हम आपको अपनी करेंसी से ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे। तो ये क्या सोच रहे हैं अभी से, मतलब दूर की सोच है इनकी। 2008 में आ गया सब क्रिप्टो, बिटकॉइन, उससे पहले से चल रहा था। और हमारी सरकार कह रही है तुम भी सीखो। क्यों सीखे हम, हमारे पास तो रुपया है। अभी हमें पता लगा कि नोटबंदी करने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं और एक अनुबंधन करके आते हैं डिजिटल करेंसी को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर। और फिर आकर उस अनुबंधन के आधार पर हमारे यहाँ पर नोटबंदी कर देते हैं। तो उस नोटबंदी से क्या हुआ ये आपको पता है। मैंने तो नोटबंदी जिस दिन लागू हुई थी और बहुत लोगों ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया था, मैंने तुरंत फेसबुक पे लिखा था, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा था कि भाई इससे बहुत बड़ा दुष्परिणाम इसके सामने आएंगे। हमारे बहुत सारे खास करके जो लघु उद्योग है वो चौपट हो जाएंगे, और हमने देखा कि लघु उद्योग चौपट हो गए। फिर ये 2000 का नोट जो लेकर आया उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। देखिए ये क्या है कि जो पूंजीपति है ना, अब वो पूंजी के ऊपर चलते हैं। और पूंजी पे जो नियंत्रण है ना, वो उस पूंजी पे नियंत्रण के बिना वो अपने चीजों को स्थापित नहीं कर सकते। और उनकी चीजों की स्थापना के लिए जरूरी होता है कि वो दूसरे वर्गों को बाहर कर दे। तो इसके लिए वो पूरा पूंजी पे नियंत्रण रखना चाहते हैं। ये अमेरिका में तो चल रहा है। ये यहाँ भी नोटबंदी जो करी और डिजिटलाइजेशन है, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन जबरदस्ती, मतलब डिजिटलाइजेशन ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था। ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी थी, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम भी आ गया था, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती थोपना चाहा। क्यों थोप रहे हो आप। तो ये जो क्रिप्टो आई है, बिटकॉइन आया है, इनका मकसद यही है कि ये अगर कल को सरकारें, मान लीजिए आज मोदी जी की सरकार बदल गई और नई सरकार आई और वो कहती है कि हम तो जी कैश को बढ़ावा देंगे, कैश हमारा है, हम क्यों डिजिटल को बढ़ावा दें। वो कहेंगे जी कैश तो चल रहा है, अच्छा है, बुरी बात क्या है, कैश हमारा है। डिजिटल में कोई गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड हो सकते हैं। हम डिजिटल के इंटर, हम एक आम आदमी है, देखिए उसको मोबाइल का ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या हम उसे ये कहेंगे 15,000 का तू नेट खरीद और 250-300 रुपये का तू हर महीने रिचार्ज कर। ये एक्स्ट्रा बर्डन है कि नहीं है। 15,000 का तो फोन खरीद। तो ये सारे एक्स्ट्रा बर्डन हम उस पर क्यों डालें। फिर हम उसको कहेंगे तेरा बैंक अकाउंट कर, तेरा ये। अब बैंक अकाउंट जो अकाउंटिंग है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है इकोनॉमी पे। इसलिए मैं पहले कहता था कि ये बैंक अकाउंटिंग बेकार है। तो गवर्नमेंट, अब ये जो क्रिप्टो आ रही आ लेकर आ रहे हैं ये, और जिसपे हमारी सरकार भी जो है ना बड़ी उत्साहित है। तो ये चाहते हैं कि हम जब कल को जब हम जो अपने पूंजीपति मॉडल, जैसे आप एआई वगैरह लेकर आए और इस पे हम पूरे बाजार को बदल दे। और जब हमने बाजार बदल दिया, मान लीजिए कल को इंडियन गवर्नमेंट कहती है भैया अमेजोन को हम यहाँ काम नहीं करने देंगे, या हम अपनी करेंसी इस्तेमाल नहीं करने देते, हम अपना गेटवे नहीं करने देते, मेन है कि अपनी करेंसी नहीं करने देते। तो अमेजन कहेगा कोई नहीं, आप आ जाओ जी, जिसके पास बिटकॉइन है मैं उसको सामान दूंगा। तो इससे क्या हुआ, इससे अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो तो बिटकॉइन खरीद लेंगे कहीं से भी जाके और उससे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, लेन देन उससे शुरू हो जाएगा। अब ना तो उसमें हमें कोई टैक्स मिलेगा, ना हमारे कोई ब्यौरा मिलेगा। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना घातक नुकसान होने वाला हम सोच भी नहीं सकते। इससे जो इलीगल चीजें हैं, बंदूकें हैं, ड्रग्स हैं, इनकी सेल और आसान हो जाती है। और ये अमेरिका में हो रहा है। दूसरा ये इससे नुकसान होगा कि अंग्रेज या जो भी लोग इसको कंट्रोल करेंगे वो इसको भी बेचेंगे। इसको बेचने में उनको अलग कमाई होगी। तो मैं इस वीडियो को यही रोकता हूँ क्योंकि कुछ एक नॉइस आ गई है और इस नॉइस में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो आप लोग जरूर
इन पे ध्यान दीजिए, मैं इस पे और विस्तृत वीडियो बना के आपको पेश करूंगा। और हाँ, प्लीज अर्थव्यवस्था पर मेरी किताब श्रम का विभाजन और निर्माण पढ़े। एक और किताब मैं लिख रहा हूँ, उसके लिए कुछ डोनेशन भेजें। और बहुत सारी अच्छी किताबें आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करें और एक बार मेरे को फ़ोन या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर भेजिए कि हमने आपका वीडियो देखा। मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और मोबाइल नंबर है 8851188170, 8851188170। और हमारा वेबसाइट है NSP, N फॉर नागालैंड, S फॉर सुल्तानपुर, NSP, P फॉर पाकिस्तान, NSP MART, M फॉर महाराष्ट्र, NSP MART, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, T फॉर तमिलनाडु, NSPMart.com। धन्यवाद।